सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री बर्बाद कर दी आपने। मैं बिल्कुल हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर लास्ट में एक सर बोले भी, यार तुम डरते तो हो नहीं, बिल्कुल हंसते रहते हो। मार्क्स नहीं दिए शायद, सर के शायद जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन लेकिन एक आइडियल स्टूडेंट अगर जीरो से स्टार्ट करता है, हाथ से स्टार्ट करता है, तो लगभग कितना टाइम उसे स्टेट पीसीएस को क्रैक करने में लगेगा? फिर कुछ टाइम में मैंने विजन आईएएस जो कोचिंग है 2020 के आसपास, वहां भी मैं कॉपी इवेलुएटर और मेंटरशिप की जॉब करता था। उत्तराखंड वाले पोर्शन के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे थे। बारामासा भी है, कुछ टॉपिक्स वो भी डाल देते हैं। ठीक हाँ। है, घुघुती करके चैनल अब आया है। यूट्यूब जी। वगैरह में कहीं भी आपको नॉलेज मिल रही है ना, तो ले लेनी चाहिए उत्तराखंड की। और कैसे अपनी आंसर राइटिंग बेटर करे, इस चीज की टिप्स आप प्लीज जरा दीजिए। आंसर राइटिंग का जो मेन फंडा है, आपको उसे पढ़ने वाले के लिए बहुत ज्यादा एसेसिबल बनाना है। ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसे पन्ना पलटा और पता चला कि इसमें क्या क्या लिखा है। जी। ऐसे के लिए आप जब पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, आप अखबार पढ़ रहे हैं हिंदी का या अंग्रेजी का, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें नॉलेज के अलावा भी ना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी देखिए। तो मुझे तो लगा उत्तराखंड के लिए मतलब बहुत अच्छी मुहिम आपने स्टार्ट करी है। जी। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको आपको एसेस दे रहे हैं टॉपर्स का, इसको और आगे लेके जाइए। स्टूडेंट और जो कनेक्ट है ना, वो उत्तराखंड के अंदर बनना चाहिए टॉपर्स का। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज मेरे बीच बैठे हैं। हाल ही में यूकेपीएससी 2021 का परिणाम जारी किया गया, अपर पीसीएस का। तो उनमें चयनित छात्रों के हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं। अभी तक इसी क्रम में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे। तो आज हमारे जो मेहमान आए हैं, पंकज जोशी इनका नाम है। और पंकज जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है माई टॉक शो में। नमस्कार मुकुल जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी। सर, एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से हैं आप, कहाँ से आपने अपनी स्कूली शिक्षा प्रारंभ की है, साथ में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। मुकुल, मैं बागेश्वर जिले से बेसिकली मेरा गांव है, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए हम अल्मोड़ा आ गए थे। अल्मोड़ा में वीर सेवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहां से जी। मैंने इंटर की परीक्षा वहीं से पढ़ी, इंटर तक वहीं तक पढ़ा। उसके बाद द्वारहाट में सिविल इंजीनियरिंग पर, जहाँ से आप भी हैं, वहां जी। से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी। जी। उसके बाद कुछ साल मैंने तैयारी करी, फिर मैं जेएनयू से डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज करके कोर्स होता है, उसमें मास्टर्स किया है। और जी। अभी मैं करंट में जेएनयू में ही सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर। जी। सर, आपने बोला कि आपने बीटेक किया है, देन उसके बाद आप जेएनयू से स्कॉलर मतलब पीएचडी कर रहे हैं। तो कब आपने ये सिविल सर्विसेज की तरफ स्विच करने की सोची, और किसके कहने पर आप इस तरफ आए? जो ये स्विच था ना, बाद में था। मुकुल जी, मैंने पहले बीटेक के बाद ही, बीटेक फाइनल ईयर से मैंने हल्की फुल्की यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो जी। एक तो वो हर किसी का बचपन से ही रहता है कि आपको एक आईएएस बनना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। माँ बाप ने खूब मेहनत करी थी अच्छी अच्छी एजुकेशन देने के लिए, वो था। और फिर समाज में भी लगा, आसपास कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखे, ऑफिसर्स के कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल देखे, तो लगा कि मतलब ये ऐसी पोजीशन है जिससे आप रह के समाज को एक दिशा दे सकते हैं। तो और तो पढ़ाई, और दूसरा मोटिवेशन ये था कि पढ़ने का। मुझे जी। मतलब एक नौकरी के अलावा अपने आप में एग्जाम ही, जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है वही बहुत मुझे अच्छी लगती थी, कि डाइवर्स चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। आपका जी। एक ज्ञान का जो स्कोप है ना, वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। तो इंजीनियरिंग में जी। मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बाद ही, तो मैंने धीरे जी। धीरे करके इन चीजों को वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जी। मैंने 16 17 18 में यूपीएससी का मेंस दिया। जी। तो नहीं हुआ, तो फिर मैं जब बैकअप में हायर एजुकेशन की तरफ जेएनयू आ गया। जी। सर, मुझे ये बताइए शुरू से कि आपने बीटेक कब कंप्लीट किया, और कब जब आपने कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने क्या किया, और प्रॉपर आपने जो प्रिपरेशन, आपने बोला कि कॉलेज के बाद से यूपीएससी स्टार्ट कर दी थी, आपने यूपीएससी में कितने जी। अटेम्प्ट दिए, वहां पर आपका रिजल्ट क्या रहा इस? मुकुल जी, 2015 में मैं आ गया था दिल्ली। तो जी। एक तैयारी करने के लिए मैं जब पास आउट हुआ, तो उस समय मेरी एज नहीं हुई थी, तो 20 साल में बिल्कुल यंग एक, वो होता है ना कि जी। बिल्कुल एक साल पढ़ेंगे और आईएएस बन जाएंगे, उस जी। एनर्जी के साथ में आया था। तो वाजीराम एंड रवि करके कोचिंग उस टाइम पे थी, वो मैंने ज्वाइन करी थी। जी। और मैंने शुरू की कुछ क्लासेज करी, कुछ अच्छे टीचर्स थे वहाँ। लेकिन बाद में मुझे 6 7 महीने में ही लग गया था कि ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का गेम है। हम्म। अच्छी गाइडेंस कोचिंग सेंटर्स में होता क्या है, बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बच्चे बस वो पढ़ा देते हैं। एक मेंटरशिप वाला ना तब नहीं चला था। अब जी। थोड़ा सा आपको मेंटरशिप, काउंसलिंग, ये सब सुनने को मिल रहा होगा। उस टाइम जी। केवल एक 500 की क्लास थी और मेंटरशिप नहीं मिलता था। शायद वही जी। कमी भी रही कि मेरे को ये तो पता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन लिखना कैसे है, कैसे तैयारी करनी, ये सब बताने वाला कोई था नहीं। जी। तो पढ़ने में अच्छा था, पढ़ने का शौक था, बहुत मेहनत करी। एक साल तो पहले ही अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी का प्री निकल गया था। जी। लेकिन मेंस के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस ना होने की वजह से मैंने फिर 16 17 18 में साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया था। तीन जी। साल मेंस लिखा। एक तो बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, और दूसरा ये कि आप यंग होते हैं तो ना, आप ओपन टू फीडबैक नहीं होते हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली, बहुत लोग देखेंगे इसको, मैं जी। एडमिट करना चाहूंगा, बहुत ओपन टू फीडबैक नहीं था।
कि जी। गलतियों को समझना, उन पे काम करना, मैं बस मेहनत किया जा रहा था, दिए जा रहा था। तो जी। हुआ क्योंकि 2017 में सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू को बहुत क्लोज पहुंच के 2018 में मेरे मार्क्स बहुत नीचे गिर गए, जी। जबकि मेहनत मैंने ज्यादा करी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब तो 3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा एक बैकअप भी बना लेना चाहिए। तो उसके लिए फिर मेरा एक कुछ दोस्त थे मेरे जो जेएनयू से मास्टर्स कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने बोला कि ये कोर्स है जेएनयू का, इसमें एडमिशन ले सकता है, यूपीएससी की पढ़ाई के बेसिस पे हो जाता है। एक प्लान बी जिसे बोलते हैं, तो वो मैंने एग्जीक्यूट करना वहां से स्टार्ट कर दिया था। और दूसरा, मैंने फाइनेंशियल बैकअप के लिए फिर कुछ टाइम में मैंने विजन आईएएस जो कोचिंग है 2020 के आसपास, वहां भी मैं कॉपी इवेल्युएटर और मेंटरशिप की जॉब करता था। जी। तो मैंने इस तरह से फिर 18 के बाद थोड़ा सा अपनी तैयारी को ना विराम दिया, ऑप्शनल चेंज किया। 2020 में फिर एक मैंने अटेम्प्ट दिया। मैंने साइकोलॉजी से फिर मैं पॉलिटिकल साइंस में आया, साइकोलॉजी में मेरे मार्क्स नहीं आए थे, तो जी। पॉलिटिकल साइंस में आया। और 20 में कोविड का समय था, बहुत अच्छी तैयारी नहीं की थी, घर पे था मैं। जी। अ, एक बड़ी गलती ये करी कि इंजीनियर होने का एक वो था, प्राइड थी, तो मैं सीसैट की तैयारी नहीं करता था बहुत ज्यादा। जी। तो मेरा जीएस तो यूपीएससी का नहीं रुकता था, सीसैट में मुझे लगता था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जी। लेकिन फिर ये सिखाया जीवन ने कि भी कुछ भी लाइटली इन एग्जाम्स में नहीं लेना चाहिए। जी। तो सी सेट में मैं फेल हो गया। मेरे उस समय जीएस में 130 के आसपास मार्क्स थे, पेपर वन जी। में यूपीएससी के। जी। जी। तो वो फिर यही था, फिर 21 में फिर यहाँ पूरा किया, और साथ में मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा दी, ताकि जी। वो बैकअप जो है साइड से चलता रहे। इधर कोचिंग में कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार पैसे तो कमा ही लूंगा। ये जी। होता है ना कि फाइनेंशियली ऐसा नहीं था कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आपके हम्म। इंटरनल कॉन्फिडेंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर करती है। तो मैं हम्म। बाकी बच्चों से कहना चाहूंगा, 3-4 साल तैयारी करो, कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढिए अपनी इनकम का। इसलिए जी। नहीं कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है उससे कि आप कितना, मतलब आपका मार्केट वैल्यू कितना है, आपके पास स्किल है नहीं है। और पढ़ाने के काम से तो आप खुद भी सीखते हैं। आप जी। विजन आए किसी कोचिंग में था, बच्चों की कॉपी वो करता था, बच्चे से बात करता था, तो खुद भी बहुत सारी अपनी गलतियां सीखने को मिलती थी। तो जी। नेट जेआरएफ में क्या हुआ कि मेरी मैंने पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ में मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल थी। इन सबसे क्या हुआ ना कि कॉन्फिडेंस कभी टूटा नहीं, भले यूपीएससी नहीं निकल रहा था, लेकिन जी। कॉन्फिडेंस जू का तू बना हुआ था। तो इसके लिए पीएचडी के इंटरव्यू भी दे रहा था मैं 2-3 साल से लगातार। और कुछ और परीक्षाएं भी दी, ईपीएफओ का भी अभी था इंटरव्यू, 1 साल से हुआ नहीं है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का वो जी। था। यहाँ जेआरएफ निकला, जेएनयू में पीएचडी में इसी साल हुआ। उसकी भी एक प्रोसेस होती है, पहले एंट्रेंस दो, फिर रिसर्च वगैरह, एक प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, वाइवा दो। तो 21, 22, 23 3 साल देने के बाद मुझे फाइनली यहाँ मिला। सीपीएस एक बहुत जाना माना सेंटर है, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज। तो इस साल एकदम से ये होगी, सब चीजें खुलने लगी, फिर जी। उत्तराखंड का भी 21 में भर ही दिया था, ये भी हो गया। मतलब जेआरएफ के थ्रू आप फाइनेंशियली सिक्योर भी हो जाते हैं, और बहुत देश के बहुत ही नॉलेजेबल लोगों के साथ आप बैठ के पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। और फिर कुछ महीने बाद ये रिजल्ट भी आ गया। तो मतलब मेहनत का जो फल है वो 7-8 साल की, इस साल काफी ज्यादा, मतलब अच्छे से मुझे वो हुआ। तो समझा जी। पाया होगा आपको शायद ब्रीफ में क्या जर्नी रही करके। जी। सर, जो कि हमारे व्यूवर्स का कंसर्न रहता है कि आप मुझे ये चीज बताइए, जब आपने बोला कि आप बागेश्वर जैसे छोटे से जनपद से हैं, फिर अल्मोड़ा से शिक्षा आपने प्राप्त की, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? आप एक एवरेज स्टूडेंट थे या बिलो एवरेज थे? कैसे आप स्टूडेंट थे और कैसे आपकी यहाँ तक जर्नी रही एज ए स्टूडेंट? दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। फिर पढ़ाई में मैं ठीक था, थोड़ा ऐसा नहीं था कि ना, पढ़ाई में 10th में भी 90+ मार्क्स थे। जी। तो पढ़ने के मैटर में कभी मैं इतना उतना वो नहीं रहा। लेकिन लिखने में थोड़ा कमजोरियां थी, मतलब होता है ना कि स्पीड अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है। कमीशन के एग्जाम के लिए ये सब बातें बहुत जरूरी है, जी। वो मैंने चीज वो कर दी इग्नोर। पढ़ने जी। का मुझे कभी भी, मैं कमजोर रहा हूँ ना, मुझे पढ़ने में कभी ऐसा वो लगता है, मतलब काफी किताबें पढ़ भी जाता हूँ मैं। लेकिन इस जी। एग्जाम के लिए एक मेन चीज जो होती है यूपीएससी ना निकलने का रीजन, वो ये है कि राइटिंग स्किल्स पर इतना फोकस नहीं किया। इसके लिए राइटिंग में भी आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है। जी। सर, आपने बोला कि आप लगातार 2018 से जॉब कर रहे थे विजन आईएएस में, साथ में बाकी चीजें कर रहे थे। उत्तराखंड पीसीएस के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? क्योंकि आपका जीएस का पोर्शन ऑलमोस्ट, जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ में प्री मेंस कर रहे, आप क्लियर कर रहे थे, तो आपने उत्तराखंड जब 2021 में पीसीएस आया, इसकी स्पेसिफिक तैयारी कैसे स्टार्ट करी और कैसे आपने मतलब मैनेज किया? क्या आप उस दौरान भी जॉब कर रहे थे या आपने जॉब छोड़कर सिर्फ पीसीएस पर फोकस करा? प्री के लिए एक तो जॉब ना पार्ट टाइम थी, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा उसमें काम करना पड़ता था। आपका जो प्री और मेंस के बीच का काम होता है, और ये बच्चे देखेंगे जो निकालते हैं यूपीएससी का प्री, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है, आपका एक दो बार प्री निकला हुआ है।
तो आप उसमें काफी आपको एंगेज करके और काफी पैसा आप कमा लेते हैं, एक फाइनेंशियल आपका स्टेबल है, बाद में आपको हल्का फुल्का काम रहता है और आप जितना चाहो उतना काम करो उतना पैसा कमाओ, तो बहुत अच्छा है आपका, मतलब ना ये एटमोसफेयर ये भी है कि आप, जी तो वो था साइड में। तो 21 में जब फ्री, 22 में फ्री हुआ था ना, 22 में जब फ्री हुआ था तब तो बहुत ज्यादा एक से अलग से तैयारी नहीं करी मैंने, बस उत्तराखंड वाले पोर्शन के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे। परीक्षावाणी मेरे को बताया गया था, लेकिन मैं, मुकुल जी मतलब मेरे साथ पढ़ता नहीं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल किताबें मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। हम्म परीक्षावाणी ऐसी पूरी मोटी सी एक फैक्चुअल किताब है और हिंदी का भी उसमें एक बैरियर आ जाता है, मेरी शिक्षा जो अंग्रेजी में ही हुई है तो वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो वीडियो का जो थे वो सारे देख के नोट्स बना लिए थे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। और कफलटियाल सर की बुक एक थी, वो मैंने ऊपर ऊपर पढ़ ली थी, तो ये दो बुक्स ही मैंने पढ़ी। अब जब मेंस की बारी आई तो 2022 में मेरा उसका भी मेंस था, ये शायद ये अगस्त में या कभी नवंबर में शेड्यूल था, उस टाइम जो हो नहीं पाया था ये वाला मेंस। तो 2022 में मेरा यूपीएससी का मेंस था, तो तब मैंने फिर वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि दो मेंस मेरे बैक टू बैक लगे हुए थे। तो उसका मैंने मेंस जब दिया तो दिसंबर में, ये तो पोस्टपोन होता जा रहा था, तो उस समय तैयारी अच्छी थी, काफी मैंने चीजें सीख ली थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मेरी तबियत खराब हो गई थी यूपीएससी का जो मेंस था 2022 में। हम्म, 103 104 बुखार है, मैंने एग्जाम्स लिखे थे। तो जी होता है मतलब जीवन में, आप कुछ भी होता है, अनिश्चितताएं रहती है बहुत ज्यादा। तो दिसंबर में जब रिजल्ट आया तो मतलब काफी वो दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि इतने साल की मेहनत करी, जेएनयू आया, यहाँ प्रोफेसर से बात करी कि कैसे लिखाई इतनी अच्छी करनी है, और वो आउटपुट जब देने का तरीका है तो मैं हेल्थ की वजह से दे नहीं पाया। तो मतलब ये भी कहना चाहूंगा परीक्षार्थी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए तैयारी में। आप इतना पढ़ते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो कई बार अपने हेल्थ के पोर्शन को आप नेग्लेक्ट कर देते हो। तो खेलते रहिए, दौड़ते रहिए, अभी कुछ एक आध साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करता रहूँ साइड। उसके जी बाद जो था दिसंबर में हल्का फुल्का मैं कपलटियाल सर की जो बुक थी उससे नोट्स बनाता था उत्तराखंड वाले पोर्शन के। और हिंदी मैंने बहुत अच्छे से करी थी, मुझे पता था कि ये पेपर जो है थोड़ा अलग है, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था 10th के बाद। तो जी हरदेव बहरी जो है वो मैंने हम्म ग्रामर बिल्कुल भाई, दिसंबर में रिजल्ट आया था और कपलटियाल सर की बुक में पढ़ रहा था, तो दिसंबर में, तो 2-3 हफ्ता तो पहले आप चौथा मेन फेल होते हो तो बिल्कुल ही आप टूटे हुए होते हो, तो मैं टूटा हुआ था, तो दिसंबर में इतना पढ़ नहीं पाया। जनवरी शायद 28 या 27 से एग्जाम शेड्यूल हुआ था, हम्म, तो जनवरी की स्टार्टिंग से मैंने हिंदी के काफी अच्छे नोट्स बनाए थे, और कफलटियाल सर की बुक से उत्तराखंड वाले पोर्शन के नोट बनाए थे, बहुत अच्छा, उसमें हिस्ट्री तो बहुत अच्छी दी है, कुछ पोर्शन लेकिन अच्छे नहीं दिए हैं। तो मैं ना इधर उधर की चीजें बहुत पढ़ता हूँ, जैसे ना, जैसे बारामासा भी है, कुछ टॉपिक्स वो भी डाल देते हैं। ठीक हम्म, है, घुघुती करके चैनल अब आया है, यूट्यूब जी वगैरह में कहीं भी आपको नॉलेज मिल रही है ना तो ले लेनी चाहिए उत्तराखंड की, बहुत ज्यादा, जी क्योंकि मेंस में डायनेमिक चीजें आती हैं, स्टैटिक बुक्स में वो हो नहीं पाता है। तो मैं बहुत यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड के बारे में कुछ भी कहीं भी कोई भी बात कर रहा हो, एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के कुछ 5-6 वीडियोज है, अभी जी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उसमें जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के वो लोग बात कर रहे हैं, और जो यहाँ के एक्टिविस्ट है वो लोग बात कर रहे हैं, तो इस तरह के सोर्सेज से आप पढ़ेंगे तो मेंस के लिए ज्यादा बेटर रहता है। तो जी ये सारे सोर्सेज पढ़े थे, और हिंदी जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि हिंदी मुझे पता था कि कमजोर कड़ी है। वैसे मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन लिखित हिंदी इतनी 10th के बाद कभी नहीं करी, यूपीएससी में एक पेपर पास करना होता है उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। तो हिंदी पढ़ी, उत्तराखंड का पलटियाल और यूट्यूब वीडियो। बाकी साइंस साइंस के लिए थोड़ा बहुत 11th 12th के एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए थे, और मैं 2022 में मेन दिया था तो जीएस के लिए उतनी मेहनत से नहीं करी। जी क्योंकि सर आप एक रिसर्च फेलो हैं और साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने एक जिक्र करा कि आप फैक्चुअल चीजें नहीं पढ़ते थे, साथ में आप जो किताबें पढ़ते थे तो आपका तरीका अलग, चाहे आपने बारामासा का जिक्र करा या घुघुती का जिक्र करा। तो आपने बोला था स्टार्टिंग में कि आपकी आंसर राइटिंग थोड़ा वीक थी, आपने उस पर कैसे वर्क किया और कैसे, मतलब कोई जो व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो व्यूवर्स हैं एस्पिरेंट्स ही होते हैं, तो कैसे कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र सबसे पहले तो उत्तराखंड के लिए हो या हिंदी के लिए हो, कैसे उसको इम्प्रूव करे और कैसे अपनी आंसर राइटिंग बेटर करे, इस चीज की टिप्स आप प्लीज जरा दीजिए। देखिए, आंसर राइटिंग एज एन वो ये है ना कि हम एक तो, बहुत ही मुझे विजनाइस में जब कॉपी वैल्यू ये पता चला कि अ, मैं क्या करता था कि बहुत ज्यादा लिखता था, ये नहीं कि मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग फॉर एन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन वो बहुत अलग चीज है। जी आपको बहुत, एक सबसे जिसमें मेन चीज होती है रीडेबिलिटी, आपका आंसर एकदम दिखते ही समझ में आना चाहिए। जी होता क्या है ना कि हम बहुत ज्यादा नुएंस लिखते हैं, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, पैराग्राफ लिख देते हैं। उससे क्या होता है ना कि एक टीचर को आप सोचिए कि जो दिन में शायद 15 से 20 कॉपियां मिनिमम चेक कर रहा है, और वो आपकी कॉपी ना बहुत ज्यादा घुस के पढ़ेगा नहीं, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। आप भी किसी और की कॉपी अगर पकड़ लोगे ना, घुस के पढ़ोगे नहीं। तो जी आंसर राइटिंग का जो मेन फंडा है, आपको उसे पढ़ने वाले के लिए बहुत ज्यादा एसेसिबल बनाना है। तो जी उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो मेरा कमजोर था, जब मैं कैरियर में में प्रेजेंटेशन बहुत कमजोर थी।
तो उसके लिए दो तीन चीजें होती हैं। पहले तो आपको जो टॉपिक्स होते हैं उनके इंट्रोडक्शन तैयार कर लेते हैं। जो ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही एकदम क्वेश्चन छूटते ही मतलब आपको नॉलेज दिखा देनी है कि जैसे कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आपको आर्टिकल मेंशन कर देना है एकदम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, कि एकदम वो दिख जाए। उसके बाद दूसरी होती है स्ट्रक्चर। जैसे आपके क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, तो तीन पार्टों में हेडिंग डाल के अलग अलग तोड़ के लिखिए उसको। ठीक है, पॉइंट्स बनाइए, और उसमें जो क्रक्स वाला पॉइंट है ना, इसमें कीवर्ड्स लिख दीजिए और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऐसे पन्ना पलटा और पता चला कि इसने क्या क्या लिखा है। जी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, उसको मेहनत लग रही है इवेल्युएटर को, तो आपके नंबर गए। जी आप कभी भी यूपीएससी के टॉपर्स या उत्तराखंड पीसीएस के टॉपर्स की कॉपी भी आएंगे, देखिए वो एक बार में ना पढ़ने में आता है आंसर। वो जी देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो आपका नॉलेज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे, कि ये चार पॉइंट यहाँ लिख दिए, स्ट्रक्चर बना, इसका एग्जाम्पल लिख दिया, इसका डायग्राम बना दिया। वो वाली मेहनत की मैं बात कर रहा था, कि वो वाली मेहनत करनी चाहिए आपको। एक तो इंट्रोडक्शन को भूल तैयार करके रखिए, ताकि टाइम कम लगे। उत्तराखंड पीछे में इतनी टाइम की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कुछ बच्चों को शायद आती भी होगी। और दूसरा स्ट्रक्चर, यानी तीन पार्ट है तो तीन पार्ट में तोड़िए। जो हेडिंग है उसको अलग से दिखाइए, और पॉइंट्स बनाइए अलग अलग। पॉइंट्स में जो कीवर्ड आपका है कि मैंने कुछ बात कही, उसमें कीवर्ड क्या है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड इज ए डिजास्टर प्रोन एरिया, तो डिजास्टर प्रोन को आप दिखाइए, बिल्कुल जी हाईलाइट कीजिए। उत्तराखंड का अगर जीडीपी लिखा है तो उस फैक्ट को आप हाईलाइट कीजिए। ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। ये मैं नहीं करता था पहले के यूपीएससी के अटेम्प्ट में, मतलब लिख के आ जाता था, मुझे लगता था कि सामने वाला पढ़ लेगा, लेकिन उतना कोई नुएंस पढ़ नहीं रहा है। एक मेंटल क्लैरिटी और पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन आपको करनी चाहिए। दूसरा, जो हिंदी वाला जो पोर्शन है ना, उसके लिए प्रैक्टिस से ही होगा भाई। मैंने हरदेव बहरी का जो वो था, नोट्स बनाए, और मैं लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करता था रोज। एक ओवरऑल टेस्ट नहीं लिखा स्पीड के लिए, लेकिन ऐसे जैसे लेटर जो 6 7 प्रकार के लेटर्स हैं, उनका मैं ऐसे एक बार कॉपी करके लिखा किसी का, फिर फिर कॉपी बंद करी, कोई टॉपिक उठाया, उसमें अपने मन से लिखा। और टाइम में लिखा, मतलब इंडिविजुअल टाइमिंग कर दो उस एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि हिंदी का पेपर जो पहले था उसमें छूटने के चांस ही रहते थे। तो बिल्कुल जी आपको टाइमिंग करना है कि आपको 7 मिनट में लेटर लिखना ही है। तो अपने रूम पे बैठिए, 7 मिनट का स्टॉप वॉच चलाइए, और लेटर लिखिए लिखिए। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए मेरे प्री कभी किसी चीज का प्री नहीं रुका है, जिस चीज का मैंने दिया है ना, जेआरएफ भी हो, ये भी हो, मल्टी एमसीक्यू नहीं रुका है। एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी सेम चीज है। जी यू मेंस में क्या होता है, हम उतनी प्रैक्टिस करते नहीं, क्योंकि मेंस में प्रैक्टिस करना बड़ा टफ काम है, मतलब उसमें मेहनत लगती है। लेकिन एमसीक्यू एग्जाम में ना ओवर टाइम प्रैक्टिस करिए। मैंने इन सालों मतलब कम से कम 3 से 4 लाख एमसीक्यू तो किए ही होंगे, क्योंकि नेट जी जेआरएफ दिया, जेएनयू का एंट्रेंस दिया। एमसीक्यू की प्रैक्टिस घड़ी लगाइए, एक एक वो लेके आइए, ओएमआर सीट। मतलब जितना आप पढ़ रहे हैं उसका 50% ऑफ द टाइम आपको प्रैक्टिस को देना है, प्री हो मेंस हो कुछ भी हो। ये जी चीज मतलब अगर पहले किसी ने बताई हुई थी मुझे, तो शायद 16 से 18 में अच्छा कुछ हो गया। जी सर, आपने एक चीज का जिक्र किया कि आंसर राइटिंग में जब आप आंसर लिखते हैं तो हाईलाइट होना चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए। क्या वहां पर स्पेशल कोई पेन का मैटर करता है कि आप आंसर ब्लू पेन से लिख रहे हैं, आपने कीवर्ड्स को ब्लैक पेन से लिखा है तो एग्जामिनर को एकदम हाईलाइट होगा, वो अट्रैक्ट करता है आंसर? नहीं है, इतना टाइम नहीं होता सर कि ना आप अलग अलग पेन से वो कर पाए। मतलब उत्तराखंड में शायद हो भी जाए, यूपीएससी में नहीं होता है, तो सेम पेन से ही कर दीजिए। जी डबल अंडरलाइन कर दीजिए, कहीं पर बॉक्स बना दीजिए, कहीं पर साइड से वो करके मैप बना दीजिए। अब वो जी पेन चेंज करने का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस जी आपका ना पॉइंट वाइज बड़ा बड़ा लिखिए। लिखिए बहुत कम, लिखिए बहुत कम इन द सेंस कि आपके पन्ने भरने चाहिए, लेकिन शब्द बहुत कम होने चाहिए। उसके लिए राइटिंग बड़ी कीजिए। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, राइटिंग बड़ी कीजिए, वर्ड को जी क्लियरली अंडरलाइन कीजिए सेम पेन से ही, या बॉक्स बना के दीजिए। आप टॉपर्स कॉपी देखें समझ में आ जाएगा आपको। या एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो उसके आगे अलग से बिंदु लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए, इस तरह की। पेन उठा के चेंज करने का टाइम मुझे तो नहीं लगता कि हो पाता है। कोई कर पा रहा है तो सर बिल्कुल बेटर है, वो कर सकता है तो। जी सर, आपने एक जिक्र करा कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। आपने बताया कि आप एमसीक्यू ज्यादा लगाते थे। बट एक दो क्वेश्चन है मेरे, आंसर दीजिएगा इसका सर आप। कि एक तो आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, क्योंकि आप साथ में आप कह रहे हैं कि आप इवेल्युएट करते थे, मतलब ओएमआर सीट्स का, सॉरी, आप आंसर इवेल्युएट करते थे, साथ में आप जॉब जॉब करते थे। इसके अलावा सर, जब आप ये टाइम मैनेजमेंट, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और एक आइडियल स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़कर मतलब यूपीएससी या फिर पीसीएस क्रैक किया जा सकता है? देखिए मुकुल जी ना, इसका इतना है कि इतना 7 8 साल मुझे हो गए हैं तैयारी, मतलब इस जोन में, तो पूरा अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहा होगा। हम्म। तो हो सकता है कि मैं जैसे अब स्टार्टिंग में जब 16 17 18 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4 साल थे जब यूपीएससी के मेंस के, तब तो काफी पढ़ा है। तब मतलब 10 मेंस के टाइम तो आप 12 13 घंटा ही पढ़ते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। जी मतलब आराम से इतना करना ही चाहिए। और प्रैक्टिस अगर आप करेंगे दिन में, आप 2 टेस्ट लेते हो तो 6 घंटे तो वैसे ही हो जाते हैं।
आपको जी कम से कम ये देखिए, पढ़ना जो है ना, घंटे पढ़ना, आप ये सोचिए कि आपको किसी एग्जाम में दिन में 6 घंटे दिमाग चलाना है, मेंस में। तो वो हैबिट आपकी पढ़ते समय ही बन जानी चाहिए कि 6 घंटा कम से कम आप लिख पा रहे हो। तो देखिए, स्टार्टिंग में 10 से 12 घंटे पढ़ा है, फिर क्या हुआ है कि जब 3 अटेम्प्ट निकल गए तो आपको एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है। कई बार स्टूडेंट को आपने सुना है, कहते हैं मैंने पहला अटेम्प्ट दिया लेकिन इतने अच्छे से नहीं दिया। मुझे लगता है ना, बेस के साथ बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए। अभी जो इतना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या मेरे किसी दोस्त को ही प्रॉफिट हो रहा है, वो स्टार्टिंग की इफेक्टिव पढ़ाई से ही होता है। उस टाइम पे मैंने उस दौरान कोचिंग के साथ साथ मैंने 10-12 घंटे आराम से पढ़ा होगा। मेंस के पहले वो 12 घंटे पहुंच जाता होगा, और प्री के पहले 12 घंटे, उससे पहले वो 8-9 घंटा तो रहता ही होगा। फिर जब ये सब करा ना, कि क्लास करी, कोचिंग करी, यही करा, तो फिर किसी भी एग्जाम के मैं 1 महीना पहले ही बैठता था। तो 1-2 महीने पहले बैठ के फिर मैं टाइम मैनेज करके 6-7 घंटा ही देता था उसको, ज्यादा नहीं दे पाता था। जी तो ये वाला सीन रहता था मेरा। जी। सर एक चीज बताइए आप, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं जो गलती कर रहे होंगे भी, बहुत से एस्पिरेंट्स का भी नवंबर में मेंस है। और साथ में सर एस्से राइटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा बताइए कि किस तरीके से आप एस्से राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, जो थिंकिंग डेवलप करते हैं आप लोग। मतलब बिल्कुल एक अलग से लीग से हटकर एस्से लिखना होता है वहां पर, कि अट्रैक्टिव लगे, साथ में वर्ड्स लिमिट होती है, तो कैसे उस चीज को मतलब इंट्रो से लेकर हेड से लेकर कैसे इंप्रूव कर सकें। देखिए, ऐसे राइटिंग अपने आप में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो मतलब ऐसा होता है कि मैंने कॉपीज भी इवेल्युएट किया ना, ऐसे आपकी पर्सनैलिटी बता देता है। जी तो वो पार्ट आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी ऐसे के लिए आप जब पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, आप अखबार पढ़ रहे हैं हिंदी का या अंग्रेजी का, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें नॉलेज के अलावा भी ना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी देखिए। जैसे अच्छा आर्टिकल किसी का आया, आपने आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपको सी राजा मोहन का कोई आर्टिकल मिला इंटरनेशनल अफेयर्स पे, कोई भी आर्टिकल आपको मिला, कोई आपको किसी भी अखबार का आर्टिकल मिला, तो वहां पे देखिए कि स्टार्ट कैसे किया है उसने। ठीक है, स्टार्ट कैसे किया, उसकी शब्द जो संरचना है ना, वाक्य कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या बात पहले कही जा रही है, क्या बात बाद में कही जा रही है। ये जी चीज आप अखबार पढ़ते समय ना ये भी नोटिस कीजिएगा। सबकॉन्शियस एक माइंड होता है, वो खाली नॉलेज ले रहा है उससे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रुक के पढ़ो कि वो पहली लाइन में क्या लिख रहा है, कैसे वो चीजें क्रिएट कर रहा है, कैसे वो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इंट्रोड्यूस करने के तरीके होते हैं, स्टोरीज होती है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है आपका। ये सब आप तरीके कहीं भी आपको नॉर्मल कोचिंग में मिल जाएंगे। जैसे एक बेसिक तरीका तो आपका ये होता है ऐसे अच्छा बिल्ड करने का, कि आप जी को जीएस जो मेंस है, यूपीएससी हो उत्तराखंड पीसीएस हो, मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है, जी आपका जो टॉपिक है उससे कनेक्ट कीजिए। जैसे मैं अगर यूपीएससी के टॉपिक की बात करूं, आपको जैसे जोशीमठ आपदा पे मैंने लिखा है, ठीक है, तो पहले आपदा की हिस्ट्री पे जाइए, उसकी ज्योग्राफी पे जाइए, उसकी सोशियोलॉजी पे जाइए, तो आपका जीएस 1 कवर हो गया। फिर जीएस 2 में उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आइए, उसके कुछ आईआर के एस्पेक्ट भी हैं क्योंकि बॉर्डर वाला एरिया है। ठीक है, जी थर्ड में उसकी इकोनॉमी पे जाइए, जो जी उत्तराखंड का टूरिज्म है उससे रिलेट कीजिए, जी डिजास्टर से रिलेट कीजिए। ठीक है, जी इंटरनल सिक्योरिटी से देखिए, खुद ही आपका आंसर बन गया। लास्ट में जी एथिकलिटी पे जाइए कि हम अगली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, भाई टूटे फूटे पहाड़ देके जा रहे हैं क्या, इसका इमोशन करके ऐसे को छोड़ दिए। ऐसे बन जी गया। एक होता है ऐसे कि आप ऐसे उठाइए कि इंडिविजुअल से स्टार्ट कीजिए, सोसाइटी पे जाइए, स्टेट पे जाइए, नेशन पे जाइए, तो ये तरीके होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के। और फिर दूसरा ये जो है ना, ये लिख के ही होता है। आपको ये सब मैं बोल के चला जाऊंगा, लेकिन तब तक फायदा, जब तक आप ये सब लिखोगे नहीं। जी तो लिखो अपने ऐसे, और एक ही टॉपिक पर बार बार लिखो। ऐसे भी आप जी ऐसे बिल्ड कर सकते हो, एक तो बार बार लिखो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं हिंदू में या हिंदुस्तान में, अमर उजाला में, किसी में भी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि उस आर्टिकल को उठाइए, और पढ़ने के जैसे आपने आज सुबह आर्टिकल पढ़ा, अगले सुबह उसका समरी लिखने का ट्राई कीजिए, अपने जी वर्ड्स में समरी लिखे। तो ये स्किल आपकी टाइम के साथ डेवलप होते जाएगी। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई हर चीज। होप सो स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं क्लियर हो रहे होंगे। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप लोग के अगर कोई क्वेरीज रहती है, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमारे आने वाले पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे। अभी हमने शुरुआत ही की है, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितने लोगों तक जितने टॉपर्स हैं उनको आपको सुनने का मौका मिले। तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग हर एक कमेंट्स पढ़ते हैं, साथ में कोशिश करते हैं जब भी कोई गेस्ट आता है, टॉपर आता है, उनसे उन सारे सवालों के जवाब लें, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पर सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुनने को मिले। सर आई डोंट नो आपको माई टॉक शो के बारे में पता था नहीं था, हम हर एक गेस्ट से पूछ रहे हैं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, क्योंकि हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप लोग जो हैं आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो साथ में आप लोग का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो प्लीज आप माई टॉक शो के बारे में अपने व्यूज बताइए। मुकुल जी, मैंने लिंक आपसे कुछ दिन पहले बात हुई तो आपने भेजा था, देखे मैंने, टॉक्स देखे जी काफी टॉपर्स के।
तो मुझे तो लगा उत्तराखंड के लिए मतलब बहुत अच्छी मुहिम आपने स्टार्ट करी है। जी उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको आपको एसेस दे रहे हैं टॉपर्स का, और आप जी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो सीखेंगे भी, और आप इसको और आगे लेके जाइए। स्टूडेंट और जो कनेक्ट है ना, वो उत्तराखंड के अंदर बनना चाहिए टॉपर्स का। सारे जी जो बच्चे निकल रहे हैं, और एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन का काम भी रहता है कि हम जी लोग भी लोकल के ही लोग हैं और बिल्कुल मेहनत से ये सब हो जाता है, तो उनका मोटिवेशन भी होगा, और गाइडेंस के लिए भी आपका जो चैनल है बहुत अच्छा है। तो आपके माध्यम के अगर मैं बच्चों से कभी कनेक्ट कर पाया, तो मैं चाहूंगा कि मैं जो भी मदद लगेगी मुझे आपके चैनल के थ्रू, तो मैं दोबारा आप कर सकते हैं मुझसे बात। मैं अपना नंबर वगैरह जो टेलीग्राम आईडी वगैरह आपको शेयर कर सकता जी सर, जो भी हमें शेयर करेंगे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे सर का, चाहे इंस्टा आईडी हो, फेसबुक आईडी हो, आप वहां से सर से कोई कनेक्ट होकर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर, क्योंकि आप लोग का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा मतलब डाइवर्स है, तो मुझे बताइए आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्योंकि आपका जो इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत यूनिक वे में वो हुआ होगा। तो अगर आप क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं इंटरव्यू में, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और कैसे उसको आपने टैकल करा? मुकुल जी, बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए मेरे इंटरव्यू में, 116 मार्क्स हैं, एवरेज ही हैं। जी जी लेकिन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखिए मेरा अनएक्सपेक्टेड था। सर ने मेरी पीएचडी और जेआरएफ नहीं देखा, वो जो मेंशन जी करते थे उसमें, एक प्रपत्र जी 5 6 6 मुझे याद नहीं उस पर था। उन्होंने मेरा जी कोचिंग का एक्सपीरियंस देखा और एमए की डिग्री देखी। तो जी उनका स्टार्टिंग में जो व्यू था वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं था शायद। उन्होंने ये बोला कि आप जी सिविल इंजीनियरिंग करके ये सब क्यों कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। मतलब मैं थोड़ा सा खुल के बोल रहा हूँ यहाँ पे कि क्या मेरी पोजीशन है इस पे। लेकिन जब जी प्रोफेसर से बात आई ना, तो वो शायद समझ गए, भले ही उसमें कॉलेज का नाम मेंशन नहीं था, कि थोड़ा सा जी ये एकेडमिक बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। जो मेरे से जी क्वेश्चन पूछे गए वो अनएक्सपेक्टेडली काफी एकेडमिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेवलपमेंट की लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, सर के क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल थे, जो मैं जवाब नहीं दे पाया। शायद वो इंटरव्यू को मार्क्स से भी वो पड़ा। और एटीट्यूड मेरा जी थ्रू आउट पॉजिटिव था, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे ना कि उसका थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट हुआ था कि क्या कर रहे हो इतने सालों से, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री बर्बाद कर दी आपने। मैं बिल्कुल हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। फिर लास्ट में एक सर बोले भी, यार तुम डरते तो हो नहीं, बिल्कुल हंसते रहते हो। मार्क्स नहीं दिए शायद, सर के शायद जवाब मैं नहीं दे पाया। लेकिन प्रोफेसर के साथ जो बात हुई वो बहुत ही एकेडमिक हुई। मतलब मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, लेबर, आईएलओ के बारे में एक मैडम से बात हुई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो मेरी एमए की डिग्री है वो डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज पे है। तो मेरा इंटरव्यू काफी एकेडमिक हुआ था। जो जनरल क्वेश्चन जो बच्चों से जी पूछे गए ना, वो मेरे से जी नहीं पूछे गए थे। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहता है, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि बहुत से लोग जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो शायद आपका वीडियो अगर उन तक पहुंचे, अगर आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहें तो वहां पर कैसा रहना है, क्या टिप्स आप उनके लिए देना चाहेंगे? हाँ देखिए, इंटरव्यू भी और किसी भी एग्जाम में ना, पहली तो ये होनी चाहिए कि एक आपको ना डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस पे जी रहना है। भले आपको आता है नहीं आता है, जी पहले तो एकदम डरना नहीं है। दूसरा, आपको ना बोलना आना चाहिए। देखिए, आपको नहीं आना ना, आपको क्या आता है इससे ज्यादा पता नहीं कि मुझे क्या नहीं आता है। जी एक जानने वाले में उनको बहुत कम मार्क्स आए, 90s में इंटरव्यू में मार्क्स आए। तो उनके यही पता चला कि मुझे ना वो जो नहीं आता उसे कुछ भी बना के आंसर बोल दे रहे थे। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको बहुत पोलाइटली ना बोलना है। एक चीज और होती है कि थोड़ा सा ना, बहुत वो लोग बहुत वैसा होता है कि आप जब किसी 50 या 60 के एज के इंसान को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनकी नॉलेज को चैलेंज नहीं करना है। जी यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मेरे साथ ही एक आध बार हुआ था, मुझे लगा कि ना यहाँ पे सर गलत बोल रहे हैं। या तो टोकिए मत, अगर टोक रहे हैं तो ऐसे बोलिए कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था। तो जी डिसएग्रीमेंट बहुत पोलाइटली होना चाहिए। और यही सब है कि डिसएग्रीमेंट पोलाइटली कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ वो 5 लोग आपका आधे घंटे में ना कोई पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं करने वाले। ठीक है, जी आप उससे बड़ी आपका जीवन होता है। हम सब ये सोचते हैं, ये मतलब जीवन है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आगे भी आप अगर इस पोस्ट पे अगर जा रहे हैं कमीशन में, तो आपको बहुत तरह के पैसों से डील करना है। तो ये सोचिए कि बस प्रैक्टिस हो रही है मेरी पैसे से डील करने की। पॉजिटिव माइंडेडनेस, बहुत तमीज से ना बोलना, और अपनी बात रखना। ऐसा नहीं कि ना बोलना मतलब ये नहीं कि आप एग्री कर जा रहे हैं। जी तो पोलाइटली डिसएग्री करने का जो आर्ट है ना, मुझे लगता है वो इंटरव्यू में किसी भी इंटरव्यू ने ये। और दूसरा, अपनी अवेयरनेस की, मुझे क्या पता है मुझे नहीं पता है। ये 2 3 चीजें बेसिक हैं। सर, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया, साथ में मुझे ये बताइए कि अभी बहुत सारे जो बिगनर्स हैं अगर वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे तो कितना टाइम पीरियड, एक क्योंकि आप यूपीएससी इस फील्ड में काफी समय से हैं, भले ही आपको 7 8 साल लगे, आपने उसके रीजंस बताए कि आप क्या कर रहे थे करेंटली, लेकिन एक आइडियल स्टूडेंट अगर आज जीरो से स्टार्ट करता है, हाथ से स्टार्ट करता है, तो लगभग कितना टाइम उसे स्टेट पीसीएस को क्रैक करने में लगेगा? हाँ, देखिए सबकी अपनी अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड होता है। आप किस परिवार में पढ़े इस पर डिपेंड करता है। तो एक एवरेज तैयारी मुझे लगता है ना किसी इस एग्जाम के लिए,
कम से कम प्री से 1 साल पहले आपको लग जाना चाहिए। जी। यानी मेन से करीब 1.5 साल पहले और प्री से 1 साल पहले। सर अगर आपकी अभी तक की जर्नी को देखें, आपने बीटेक किया है, सिविल इंजीनियरिंग की है, देन आपने उसके बाद यूपीएससी प्रिपरेशन करी, फिर आप बहुत सारे जो आपने चीजें बताई, कितना एक्साइटेड आप अपनी इस जॉब को लेकर हैं और मेंटली कितने प्रिपेयर हैं इन चैलेंजेस को लेने के लिए, क्योंकि अब आपको उत्तराखंड आना होगा और मोस्टली क्योंकि आप वीडियो हैं तो आपको जो है रूट से जुड़ना होगा, गांव से जुड़ना होगा, तो कैसे आप कोई चेंजेस ला पाएंगे और कितना एक्साइटेड आप हैं? जी मुकुल जी, बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। देखिए, मैं पीएचडी भी कर रहा था तो मेरा टॉपिक जो था वन पंचायत पे था। तो जी। उत्तराखंड के बारे में ही काम करने का एक वो बचपन से ही रहा है। एक पहाड़ से जो अटैचमेंट है ना, जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे उत्तराखंड मूवमेंट चल रहा था, तो वो उसकी भी एक सबकॉन्शियस मेमोरीज है दिमाग में। तो एक्साइटेड तो हूँ। और वीडियो की जॉब, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल ग्रास रूट पे काम करने का मौका मिलता है, और मैं यहाँ जेएनयू से अपना जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो लेके जाऊंगा ग्राउंड पे, तो वो एक जी। एक्सपीरियंस ऐड ही होगा मेरे में। तो जी। एक्साइटेड तो बिल्कुल हूँ। कैसे अप्लाई कर पाता हूँ अपने लिए भी एक्साइटेड हूँ कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ एक रियल सेटअप पे, जहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, पॉलिटिकल हायरार्की और पब्लिक प्रेशर इन सब से डील करना होता है। लेकिन उसके बाद भी जो नियत है, इंटेंट है, वो अपनी ग्रोथ की तो होती ही है कि अपनी ग्रोथ कैसे हो रही है, अपने आप कौन कौन सी स्किल्स दे रहे हैं आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जॉब दे ही रही है। साथ में लोकल जो है ग्राम्य श्री है। अब दिल्ली में मैं जैसे रहता हूँ मुकुल जी, तो बहुत सारे लोग यहाँ आपको देखा होगा कि ना, दिल्ली में ढाबाओं में उत्तराखंड के लोग काम करते हैं। जी। देखिए, काम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह की लाइफस्टाइल वो यहाँ जीते हैं, मुझे उससे उतना अच्छा तो नहीं लगता उन्हें देख के। जी। बहुत जो क्लास है हमारी उत्तराखंड में, जो उनके गांव में बिल्कुल हरा भरा अपना गांव छोड़ के दिल्ली के बिल्कुल ही पिछड़े से इलाकों में वो लोग रहते हैं, बहुत लोगों से मिलता हूँ मैं ऐसे। तो उनका जीवन अगर बेटर कर पाए तो वो तो बिल्कुल, वो मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। तो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। एज ए वीडियो मुझे लगता है वो काफी अच्छी पोस्ट मुझे मिल पाई है। सर, सभी एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज, जो अपकमिंग पीसीएस की तैयारी करेंगे या आपको देखने के बाद आपके गांव के लोग या आपके जो बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे लोग, एक आप रोल मॉडल हो जाते हैं, क्योंकि आप जब ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं तो बहुत से लोग आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पहला तो ये इन एग्जाम में पेशेंस काफी चाहिए, तो पेशेंस बनाए रखें। और एक बहुत ज्यादा ना खुद को आइसोलेट मत ना करें। पीसीएस की तैयारी करने के लिए या यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपना एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए, कोर, जो आप पे भरोसा करता है, जो आपको एग्जाम के परे देखता है। एग्जाम को अपना सेल्फ इमेज का वो नहीं बनाना चाहिए मैटर। दो ये है। तीसरा ये है कि फेलियर से सीखें। शुरुआती टाइम में मैंने फेलियर से नहीं सीखा तो मुझे ज्यादा टाइम लग गया। बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सीखें, अपने आप को किसी थर्ड पर्सन की तरह देखें कि ये गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, और ओपन टू फीडबैक रहें, सीखे लोगों से। और फेलियर आपको सिखाता है ये। बहुत ज्यादा ना इमोशनली कोप मत कीजिए कि मेरा नहीं हुआ अब क्या होगा। सिक्योर रहिए, इमोशनली सिक्योर रहिए, अपने दोस्तों के साथ रहिए। और पढ़ाई पे जो है मेन काम है पढ़ाई। पढ़ाई का जो है ना, कि बुखार हो कुछ हो, टाइम मैनेज करके दिन में रेगुलरिटी 7-8 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है, तो वो कम से कम कीजिए। तो ये एक बेसिक मूल मंत्र है। दूसरा है कि थोड़ा सा हॉबी कल्टीवेट कीजिए। कुछ एक हॉबी होनी चाहिए, कुछ भी खेल रहे हो, कूद रहे हो, टीवी देख रहे हो, एक लाइफ का बैलेंस रहना चाहिए। जी। तो ये थे हमारे साथ पंकज जोशी सर, जिन्होंने उत्तराखंड पीसीएस 2021 में वीडियो ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्हें मिला है, और उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, साथ ही आप कुछ बहुत सीखे होंगे। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन हर एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो जाए जो अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जोशी सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे आपसे जल्द मुलाकात हो। ठीक है मुकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी स्क्रीन पर आ रही है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। इस पर आप डोनेट कर हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को ज्वाइन कर या थैंक्स बटन के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।